हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपके साथ में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पीवाईक्यू हुआ था 2019 के अंदर, उसको कवर कर रही हूँ आपके अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, सो ये आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप के होते हैं? 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। एक क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए। सेकंड क्या होता है हम लोगों के पास में डिविडेंड डिसीजन की, कितना डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना है। थर्ड क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, जहां पे ये देखा जाता है कि कितना डेट को यूज करना है, कितना इक्विटी को यूज करना है। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होती है वहां पे जो फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ होता है, ये क्या कहलाता है? ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग होता है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए मनी चाहिए होती है वो क्या कहलाती है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। सो कैपिटल बजटिंग के हम लोगों के पास में क्या रहते हैं? 2 मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो जो एक मॉडर्न मेथड होता है जो किसके ऊपर फोकस करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करता है। उसमें एक मेथड आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। मीन्स हम लोगों के पास में क्या होगा? अगर एनपीवी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगी? जब इनफ्लो ज्यादा होंगे, तो प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। अगर एनपीवी जो होती है वो क्या आती है? नेगेटिव आती है। इसका मतलब जो आउटफ्लो है वो ज्यादा है, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एनपीवी बराबर है तो न्यूट्रल डिसीजन हो जाता है। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो क्या होता है? तो वो डिफरेंस होता है किसके बीच में? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बीच में होता है। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? और एनपीवी डिफरेंस होता है किसका? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी टेस्ट। जो टी टेस्ट रहता है ये आप लोगों के पास में कैसा टेस्ट होता है? एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, जो कहाँ पे यूज होता है? जहां पर क्या किया जाता है? 2 मीन के डिफरेंस को देखा जाता है। जहां पे सैंपल का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। स्मॉल का मतलब लेस देन 30 होता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका हमें पता नहीं होता है, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है? टी टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो टी टेस्ट कहाँ पे यूज किया जाएगा? जहां पर सैंपल का साइज क्या है? स्मॉल होता है। स्मॉल मीन्स लेस देन 30 और इक्वल टू 30 होता है। ये दोनों बातें जरूर याद रखिएगा। जहां पे सैंपल का साइज 30 और लेस देन 30 होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है? अननोन होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप लोगों के पास में एक और पैरामीट्रिक टेस्ट होता है जेड टेस्ट। वो कहाँ पे यूज होता है? सेम, जहां पे 2 मीन के डिफरेंस को निकालना होता है, बट वहां पे सैंपल का साइज क्या होगा? ग्रेटर देन 30 होगा। और वहां पे बड़े हो जाएंगे, ऐसे याद रखना, बड़े हो जाएंगे तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी क्या होगा? पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द बैंकिंग, आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। एक हम लोगों के पास में नेफ्ट होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। एक आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। एक हम लोगों के पास में स्विफ्ट होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड होता है। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में यूज होता है। एक आईएमपीएस होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज एन इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस अवेलेबल इन इंडिया। ये अलाउ करता है कस्टमर को टू ट्रांसफर द मनी इंस्टेंट थ्रू द बैंक एंड आरबीआई अप्रूव्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये 24/7 वर्क करता है, इंक्लूडिंग ऑन बैंक हॉलीडे पे भी वर्क करता है। कस्टमर को एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The dash refers to the cash which banks
बैंक का मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास में किससे है, कमर्शियल बैंक से हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, तो ये कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। हैव टू मेंटेन विद द आरबीआई, जो आरबीआई है ये कैसा बैंक होता है, ये हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, ये एज एन रेगुलेटर के रूप में क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो ये रेगुलेटर करता है, किसको रेगुलेट करता है, आरबीआई मनी सप्लाई को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है उसके अंदर कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कुछ क्या होता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्या है, एक कमर्शियल बैंक को क्या रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दो तरीके की लायबिलिटी होती है बैंक के ऊपर, डिमांड एंड टाइम। तो जो सेविंग के अंदर पैसा होता है वो क्या कहलाती है, डिमांड लायबिलिटी होती है। सेविंग का मतलब जितना पैसा सेव है ना, तो वो हम कभी भी निकलवा सकते हैं, तो वो डिमांड लायबिलिटी होता है। लेकिन जो एफडी होती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, वो टाइम डिपॉजिट होते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद में हम उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो बैंक के लिए वो टाइम लायबिलिटी है, सेविंग जो है वो डिमांड लायबिलिटी है, ठीक है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक के पास में डिमांड और टाइम लायबिलिटी होती हैं उनका एक परसेंटेज होता है वो आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, जो क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। जो एक कमर्शियल बैंक को खुद के पास में रखना पड़ता है वो क्या होता है, एसएलआर होता है। जो आरबीआई के पास में रखना पड़ता है वो क्या होता है, सीआरआर होता है। और ये दोनों ही आप लोगों के पास में स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फिर हम लोगों के पास में क्या रहती है, बैंक रेट हो गई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गई, फिर हम लोगों के पास में रिवर्स रेपो रेट हो गई। तो ये सभी जो होते हैं ये कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी सप्लाई के लिए, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होते हैं ये क्वालिटेटिव कंट्रोल होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट एक्शन आता है, मॉरल सेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये आता है। तो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, इज ए परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट, बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट, डिमांड और टाइम लायबिलिटी की जो उसको रिजर्व की फॉर्म में रखनी पड़ती इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। लिक्विड कैश में किसके पास में, आरबीआई के पास में। तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम। हमारी कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है जिसके अंदर क्या आता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मान लो, पेंशन, यूटीआई हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है, एलआईसी हो गया। तो ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की क्या की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो कंट्रीब्यूशन होता है एक फाइनेंशियल सिस्टम का टू ग्रोथ गोज बियॉन्ड इंक्रीजिंग प्रायर सेविंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो ग्रोथ हो रही, कंट्रीब्यूशन है एक फाइनेंशियल सिस्टम का किसको लेके, ग्रोथ को लेके, बियॉन्ड इंक्रीजिंग प्रायर सेविंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये स्टेटमेंट किससे जुड़ी हुई है, तो इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी, कि ये क्रेडिट क्रिएशन से जुड़ी हुई है। क्योंकि देखो बैंकों के पास क्या आता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास में फंड आता है, तो उस फंड को वो क्या करते हैं, जितने भी नेसेसरी लोग होते हैं उनको सप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो ये स्टेटमेंट किससे जुड़ी हुई है, क्रेडिट क्रिएशन से। तो ये ग्रोथ है बट बियॉन्ड इंक्रीजिंग प्रायर, सेविंग बेस से नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन से है। तो ये रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन क्रिएटिंग द क्रेडिट, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड द नाबार्ड रीजनल ऑफिस। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना था, 1982 के अंदर बना था। तो जो हेड है नाबार्ड के रीजनल ऑफिस के वो कौन है, तो किन्होंने नाबार्ड के रीजनल ऑफिस को हेड करते हैं, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो कौन हेड करते हैं नाबार्ड के रीजनल ऑफिस को, चीफ जनरल मैनेजर। चीफ जनरल मैनेजर इज टिपिकली द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल इन द नाबार्ड रीजनल
ऑफिस। तो ये जो चीफ जनरल मैनेजर हैं ये ओवरसी करते हैं, ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसी इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑफिस के ऑब्जेक्टिव है वो नाबार्ड के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करें। तो नाबार्ड को कौन हेड करता है? रीजनल ऑफिस को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The law of diminishing return refers to an eventual fall in। तो diminishing return ये आप लोगों को पता है, जहां पे क्या होता है, शॉर्ट रन होता है। शॉर्ट रन में क्या होता है, जहां पर जो लैंड होती है वो कैसा फैक्टर होता है, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है, लेकिन जो लेबर होती है वो कैसा फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे क्या किया जाता है, लैंड के साथ में लेबर की और यूनिट को हम लोग लगाते जाते, तो क्या होता है, सबसे पहले जो एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एमपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब लैंड में लेबर लगाने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर होता है। जब लैंड के साथ में लेबर लगाते जब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर कहा जाता है। फिर जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर होता है। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है ये, इसका मतलब क्या है कि किसके अंदर फॉल हुआ, टीआर के अंदर, टोटल प्रोडक्ट के अंदर, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर। वेरिएबल फैक्टर लेबर, उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन से ये कंसेप्ट निकल कर आया है। जब एमपी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न आता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक टीआर जो होता है, टोटल रेवेन्यू, वो किसके बराबर होता है, पी इंटू क्यू होता है। टीपी जो रहता है, टोटल प्रोडक्शन, ये क्या होता है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया गया है, मल्टीप्लाई एल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहते हैं, जैसे जैसे क्या किया जाता है, एडिशनल यूनिट ऑफ ए वेरिएबल, लेबर को जब हम लोग लगाते जाते हैं तो फिक्स इनपुट के साथ में, तो उससे क्या होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या आती है, डिक्रीज होना। जो मार्जिनल प्रोडक्शन होती है वो एमपी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, एमपी डिक्रीज होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहा जाता है। तो पहला प्रोडक्टिव फेज होता है जब एमपी आप लोगों, सॉरी ये क्या है, टीपीएम। ओके, तो ये क्या बन जाएगी, टीपी। तो सबसे पहले जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि एमपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है और वो भी इंक्रीज होती है। तो टीपी इंक्रीज होता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, जो एमपी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर एमपी इंक्रीज होती है तो टीपी भी इंक्रीज होती है, और कौन सी रेट से इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। फिर एमपी जो होती है वो क्या हो जाती है, जीरो, घटना स्टार्ट हो जाती है और क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जहाँ डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो टीपी इंक्रीज हो रही है, बट कौन सी वाली रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। देखो यहाँ पे टीपी फटाफट बढ़ी लेकिन यहाँ पे कम बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जब एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव रिटर्न्स आती हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी यही सेम कंसेप्ट है। वहां पे कांस्टेंट रिटर्न नहीं होता है, वहां पे ये होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, फिर क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर होता है, और थर्ड क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, डिमिनिशिंग रिटर्न, तो जहाँ पे एमपी होगा, फॉल करेगा, वहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न आती है। ठीक है, तो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू टू एवरीवन। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो जरूर से जरूर इनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।